Hello and welcome in this new video. In the last 2-3 videos we had learned about the ancient history, medieval history and modern history. These all three types help us to understand the tradition of historiography in India. In ancient period we had learned the different sources. In medieval period we had learned the different sources. In the modern history we had learned some of the sources which help us to understand the history of that particular era. But we had to learn that the historiography, firstly the historiography written by the British officer. ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा ही इंडियन कल्चर को प्रेजेंट करने की जो शुरुआत थी उनके द्वारा हुई थी, जैसे कि अलेक्जेंडर कनिंघम हो गए, टॉड्स हो गए, विलियम जोन्स हो गए, ये सारे लोगों ने इंडियन हिस्ट्री को लिखने की शुरुआत तो की थी, मगर दे वर इंक्लाइन टुवर्ड्स द कॉलोनियल पॉलिसीज. उनका ऐसा मानना था कि उन्होंने एग्जैक्टली जो रियल कंडीशंस थी इंडियन हिस्ट्री की उसको पेश ही नहीं किया अपने हिस्ट्री में. उनका एक सीधा सीधा मानना था कि ब्रिटिशों के ही रूल में इंडियंस ने रहना चाहिए. उनकी कोई भी तरीके की ऐसी तैयारी नहीं कि वो खुद अपने देश को चला सके, और इसी तरीके का कल्चर, इसी तरीके का माहौल इंडिया में है, ऐसा ही उन्होंने अपनी हिस्टोग्राफी में दर्शाया है. और आज जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कॉलोनियल हिस्टोग्राफी, इट इज द सेम एग्जांपल ऑफ द मॉडर्न पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर व्हाटएवर द ब्रिटिश ऑफिसर रिटन इन देयर बुक्स. Look at here, colonial historiography. The Cambridge history of India is the best example. ये एक आपको एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है कि अगर आपको ब्रिटिशों की जो हिस्टोग्राफी का जो तरीका है, उन्होंने जिस तरीके की हिस्ट्री को प्रेजेंट करने की कोशिश की है, अगर आपको समझना है तो आपको ये किताब आप पढ़ लीजिए, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया. इन 1920 टू 1937 के बीच में अलग अलग वैल्यूम्स में इसको पेश किया गया है, पब्लिश किया गया है. और अगर ये आप पढ़ लेते हो तो आपको ब्रिटिश ऑफिसर्स ने, जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इंडियन कल्चर्स के बारे में लिखा है या इंडियन के ऊपर हिस्ट्री लिखी है, तो आपको उनका बेस्ट एग्जांपल ये है कि उन्होंने कितना इंक्लाइन टू कॉलोनियल पॉलिसी लिखा है. मतलब ब्रिटिश पॉलिसी कितनी अच्छी है, इंडियन कल्चर कैसा उनके तुलना में एकदम से लो कैटेगरी का है, और इंडिया के लोगों को हमेशा ही ब्रिटिश के रूल में ही रहना चाहिए. इस तरीके का पूरा उन्होंने प्रेजेंटेशन अपनी बुक्स में किया है. तो दिस टाइप ऑफ राइटिंग व्हिच इज नोन एज कॉलोनियल हिस्टोग्राफी, ये भी एक सोर्स है हमारे इंडियन ट्रेडिशन हिस्ट्री के. हिस्टोग्राफी में जो इंडियन ट्रेडिशन है उसका भी एक पर्टिकुलर फेस है. देन ओरिएंटल हिस्टोग्राफी. अब ओरिएंटल हिस्टोग्राफी क्या है? तो सम ऑफ द हिस्टोरियंस दे बिलोंग टू यूरोपियन कंट्रीज, बट उनकी सोच इन कॉलोनियल हिस्टोग्राफर से टोटली डिफरेंट थी. वो इंडियन कल्चर को, इंडियन लाइफस्टाइल को, इंडियन सिविलाइजेशन का रिस्पेक्ट करते थे. दे वर रिस्पेक्ट इंडियन कल्चर. उनका मानना था कि नहीं, वो दे वर अ स्टडी पर्सन, वो बहुत पढ़े लिखे, और उनकी जो सोच थी वो टोटली कॉलोनियल हिस्टोग्राफर से अलग थी. वो इंडियन कल्चर की रिस्पेक्ट करते थे, उसको समझना चाहते थे, उसको पढ़ना चाहते थे. स्पेशली संस्कृत लैंग्वेज. आप सभी को पता होगा कि संस्कृत लैंग्वेज जो है ये सारे लैंग्वेजेस की मदर है. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो संस्कृत में से ही आए हैं, जैसे कि मातृ, पितृ, ये जो वर्ड है इनसे ही फादर, ब्रदर, मदर, ये सारे जो इंग्लिश वर्ड्स हैं ये इन्हीं वर्ड से ही तैयार होने वाले वर्ड्स हैं. इस वजह से इनका ऐसा मानना था कि संस्कृत लैंग्वेज इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस. उसके बाद अगर हम लोग स्पेशली नाम लेना चाहें तो सर विलियम जोन्स, इन्होंने एक सोसाइटी स्थापित फाउंडेड की थी, एशियाटिक सोसाइटी इन 1785 कोलकाता में उन्होंने एक इस तरीके की सोसाइटी स्थापित की थी, जिसमें इनकी जैसे सोच रखने वाले जो बाकी के हिस्टोग्राफर्स थे वो वहाँ पर आ सके, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर के बारे में समझ सके. इसके लिए उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में कोलकाता में की. इसी ओरिएंटल हिस्टोग्राफर में एक और नाम मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा, फ्रेडरिच मैक्स मूलर. He was deeply interested in Sanskrit literature. जिस तरीके से सर विलियम जोन्स थे, उसी तरीके से फ्रेडरिच मैक्स मूलर भी थे. उनका भी इंटरेस्ट संस्कृत लैंग्वेज में बहुत कुछ था. Then he was the editor of 50 volumes of the sacred books of the East. जो ईस्ट के जितने भी देश थे उनके ऊपर लिखी हुई 50 बुक्स उन्होंने पब्लिश की थी. एंड ही वाज एडिटर ऑफ पर्टिकुलर बुक्स एंड ऑल. तो इन चीज़ों से आपको समझ में आ सकता है कि ये ओरिएंटल हिस्टोग्राफर इन कॉलोनियल हिस्टोग्राफर से कितने अलग थे. देन ही आल्सो कंबाइंड वेदा. आपको पता होगा कि हमारे भारतीय संस्कृति में वेदों को बहुत ज़्यादा महत्व है.
जिस तरीके से हम लोगों को पता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हमारे 4 वेद हैं, उसमें से जो सबसे बड़ा और पहला जो वेद है वो ऋग्वेद है। और इसी ऋग्वेद में जितना भी संस्कृत में लिखा है उसको ट्रांसलेट करने का काम भी उन्होंने किया था जर्मन लैंग्वेज में, और इन सारे वेदों को उन्होंने 6 वैल्यू में डिवाइड करके प्रदर्शित भी किया था। सो ये कॉलोनियल हिस्टोग्राफर और ओरिएंटल हिस्टोग्राफर के बारे में आपको मैंने इस वीडियो में जानकारी दी है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफर। टिल देन, गुड बाय। नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी। अब नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी क्या है कि राष्ट्रवाद, हिंदुत्ववाद, राष्ट्रवाद के बारे में जितने भी इतिहास लेखन हुआ है उसी को हम लोग नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी कह सकते हैं। बिकॉज आप लोगों ने देखा हो गया द ब्रिटिशर्स हु राइट ओवर इंडियन कल्चर एंड डोमिनेटेड इंडियन कल्चर इन देयर राइटिंग, उन्होंने जितना भी कुछ लिखने की कोशिश की उनके बुक्स में, उनके हिस्ट्री में, उस हिस्ट्री में उन्होंने एग्जैक्टली द रियल पोजीशन वाज नॉट राइट इन देयर बुक्स। उन्होंने जो इंडिया का कल्चर है उसको सही तरीके से अपने बुक्स में पेश नहीं किया है। इट इंक्लाइन टू कॉलोनियल पॉलिसीज, ब्रिटिश पॉलिसीज को ही उसमें सामने करने की या उसको ही पेश करने की कोशिश ब्रिटिश हिस्टोग्राफर ने की थी। तो उसको एक चैलेंज, उसको झूठा साबित करने के लिए फिर जो हिस्टोग्राफी लिखी गई थी उसको हम नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी कह सकते हैं। तो देखिए महाराष्ट्र की अगर बात करें हम, तो महाराष्ट्र में इस तरीके की जो नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी की जो शुरुआत हुई थी वो विष्णु शास्त्री चिपळूण द्वारा हुआ था। इनसे ही बाकी हिस्टोग्राफर को इंस्पिरेशन मिला था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वीके रजवाड़े और कीर्तनेगी, इन 2 ऐसे जो राइटर्स थे, हिस्टोग्राफर्स थे, इन्होंने पहली बार उन्होंने इस कॉलोनियल हिस्टोग्राफी को चैलेंज किया था। उनका ऐसा मानना था कि जो भी ब्रिटिश ऑफिसर्स लिख रहे हैं इंडिया के बारे में वो टोटली रॉन्ग है, वो झूठ है, वो इस तरीके का कल्चर हमारे इंडिया में है ही नहीं, या जिस तरीके से ये लोग पेश कर रहे हैं एक प्रकार से चैलेंज किया था। और महाराष्ट्र की अगर बात की तो विष्णु शास्त्री चिपळूणकर ने फर्स्ट में चैलेंज किया था, उन्होंने हिस्ट्री को लिखने की शुरुआत भी की थी। अगर महादेव गोविंद रानडे जो कि एक जस्टिस थे, विनायक दामोदर सावरकर, देन राजेंद्र लाल मिश्रा, काशी प्रसाद जायसवाल एंड सो ऑन, ये बहुत सारे ऐसे नाम यहाँ पर मैं ले सकता हूँ, आपको बुक्स में भी बहुत सारे नाम देखने को मिलेंगे। दे वेयर नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफर। ये सारे के सारे मतलब इंडियन हिस्ट्री की, इंडियन कल्चर के बारे में लिखने वाले हिस्टोग्राफर थे, इतिहासकार। उसके बाद जस्टिस महादेव गोविंद रानडे का स्पेशल अगर नाम लिया तो उन्होंने एक बुक लिखी थी द राइज ऑफ मराठा पावर। मराठाओं के इतिहास के बारे में, मराठाओं के जो पावर थी इंडिया में, महाराष्ट्र में, उनकी राइज कैसे हुई, इस तो एंटर की सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने अपने इस बुक्स में लिखी है। तो इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द टोटल हिस्ट्री ऑफ मराठा। ये आपको मराठाओं की हिस्ट्री समझने में बहुत सारी हेल्प कर सकता है। देन वीके रजवाड़े, इसका नाम मैंने पिछले वीडियो में भी आपको लिया था, वेल नोन फॉर राइटिंग इन मराठी। ये जो कुछ भी लिखते थे मराठी लैंग्वेज में लिखते थे और अलग अलग सब्जेक्ट में लिखते थे, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, लिंग्विस्टिक बोले तो भाषा शास्त्र, इटिमोलॉजी का मीनिंग होता है व्युत्पत्ति शास्त्र, मतलब किसी चीज की शुरुआत कहाँ से हुई, ओरिजिन कहाँ से हुआ था, उसके बारे में इटिमोलॉजी में लिखा जाता है। देन ग्रामर। तो वीके रजवाड़ा की सारी किताबों से आपको उस समय की हिस्ट्री समझने में हेल्प हो सकती है। देन उन्हीं की एक किताब है मराठ्यांचा इतिहास त्याची साधने। मराठ्यांचा इतिहासाची साधने नाम की किताब है जो कि उन्होंने 22 वॉल्यूम्स में लिखी थी। अगर इस वॉल्यूम्स को आप ठीक तरीके से आपको जहां से भी अवेलेबल होता है आप समझने की कोशिश करो, इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर एरा। देन इतना ही कहकर वो रुके नहीं, बट उन्होंने आगे सजेस्ट किया कि जो कुछ भी आप लिख रहे हो, जितने भी हिस्टोग्राफर उनके कंटेम्पररी थे, उनके समकालीन थे, उनसे उनका कहना था कि आप सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज, वार, इसके ऊपर ही ना लिखे, बल्कि कल्चर, ट्रेड और ह्यूमन बीइंग के हर एक लाइफ एस्पेक्ट जो है, हर एक चीज से रिलेटेड एस्पेक्ट को आपने अपने लिखान में, आपके हिस्टोग्राफी में आपको इन्वॉल्व करना चाहिए। इस तरीके का सजेशन भी वीके रजवाड़े ने उस समय के हिस्टोग्राफर्स को दिया था। देन उनका ऐसा मानना था कि यूज ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स। आप जो कुछ भी लिख रहे हो
वो ऑथेंटिक होना चाहिए, वो रियल होना चाहिए, ट्रस्टवर्थी होना चाहिए, जिसके ऊपर भरोसा हो। इस वजह से जो कुछ भी डॉक्यूमेंट आप का सहारा लेकर आप हिस्टोग्राफी लिख रहे हो, उसको टोटल क्रिटिकल एग्जामिन करने के बाद ही आपने किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए और लिखना चाहिए। इस तरीके का मानना वी.के. रजवाड़े जी का था। देन ये किताबें, ये जो हिस्टोग्राफी इन सारे लोगों ने लिखी थी, इट विल हेल्प इन फ्रीडम फाइट। ये आगे चलकर फ्रीडम फाइट में इसका बहुत फायदा हुआ, लोगों को इंस्पिरेशन मिला, लोगों को यूनिटी हुई, क्योंकि लोगों को एक बात समझ में आ गई थी, जो कॉलोनियल हिस्ट्री थी, इन्होंने उनको समझाने की कोशिश की, जो लोग सिंपल हमारे जो पढ़े लिखे लोग नहीं, उनको कि देखिए ब्रिटिश क्या लिख रहा है और इंडिया के कल्चर को किस तरीके से पेश किया जा रहा था, और इस वजह से एक राष्ट्रवाद की जो भावना जिसको बोलते हैं वो लोगों के मन में जागरूक होकर लोग इकट्ठा होने लगे, और वही एक चीज फ्रीडम फाइटिंग में आगे चलकर हेल्पफुल भी रही। और इतना ही नहीं, बल्कि यही एक जो हिस्टोग्राफी है, जिसको हम नेशनल हिस्टोग्राफी कह रहे हैं, इंस्पायर्ड रीजनल हिस्ट्री। हर एक स्टेट को ऐसा लगने लगा कि नहीं, हमने भी हमारी हिस्ट्री को खोजना चाहिए, लिखना चाहिए। आगे चलकर कर्नाटक, केरल, इस तरीके के अलग अलग स्टेट्स में भी हिस्ट्री लिखी गई है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस video. In the further video, we will understand the historiography, then post-independent era. That will be the last video of this lesson. Till then, goodbye students.